चलिए देखो, वो जो था सीएमआर वाला जो पोर्शन था कि एडवांस बोरहोल और फ्लैंक होल है ना, तो मान लीजिए ये क्या है अपना, ये गैलरी है, ठीक है। और ये पिलर मान के चलो, ये पिलर है, ये गैलरी है, और ये हमारा वर्किंग फेस है। ओके, ये अपना वर्किंग फेस है, गैलरी हम बना रहे हैं। इस केस में क्या बोल रहा है, ये वाला जो अपना गैलरी का विड्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2.4 मीटर। ये हो गया अपना कितना, 2.4 मीटर। इको हो रहा है ना, एक मिनट वेट करना, हेडफोन मिल नहीं रहा। ठीक, अब नहीं होगा। हेलो, अब आवाज सही आ रही है? चलो चालू करते हैं बाबा। हम्म, ये था, ये पिलर है। ओके, और ये जो गैलरी बन रहा है ये गैलरी है, इस तरीके से मान के चलिए। तो ये 2.4 मीटर ये आपका वर्किंग फेस हो गया। इस केस में क्या होगा, स्लो है क्या, स्लो है, आवाज स्लो है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, चलो। ये पिलर है, ये अपना वर्किंग फेस है। वर्किंग फेस में 2.4 मीटर, जब हम वाटर बॉडी के पास में पहुंचेंगे तो 2.4 मीटर का अपन क्या करेंगे, गैलरी बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 2.4 का हाइट और विड्थ गैलरी रहेगा, और यहाँ पास अपन एडवांस बोरहोल किए। ठीक है, ये एडवांस बोरहोल हम किए, और इसी के साइड में क्या बोलते हैं, फ्लैंक होल भी मान लीजिए। रूफ में तो करते ही करते हैं, और ये साइड में भी करते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, फ्लैंक बोरहोल हो गया। एक होता है 22.5 मीटर का इससे, और एक होता है 45 डिग्री का। ठीक है, दो फ्लैंक होल अपन एडवांस बोर होल के साथ में कर रहे हैं। जल्दी चालू हो गया, टाइमिंग चेंज हुआ। मैसेज तो कर दिया था यार, टाइमिंग चेंज हुआ तो। दो फ्लैंक होल अपन एडवांस बोर होल के साथ में कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है ये? एक बार और बता रहा हूँ, देखो। कोई ज्यादा जो लेट ज्वाइन हुए हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ है। सिद्धार्थ, ठीक है, देखो। ये फ्लैंक होल है, ठीक। ऊपर नीचे फ्लैंक होल कर रहे हैं। एक एडवांस बोर होल की है हमने 3 मीटर का, और उसके 3-3 मीटर का क्या बोलते हैं, फ्लैंक होल भी करते हैं 3 मीटर का ही। और एक ये 22.5, और एक क्या 45 डिग्री। दो दो ठो करते हैं, एक है ये 22.5 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का। ठीक है, ये दो फ्लैंक होल किया, ये भी 3 मीटर का ही होता है। क्या लिखा है सीएमआर में, ऑल बोर होल्स कैन नॉट बी लेस देन 3 मीटर। तो ये भी जो एडवांस बोर होल है वो भी 3 मीटर में करेंगे, और ये जो फ्लैंक होल है वो भी आपके कितने मीटर में, 3 मीटर में करेंगे। ये हर 5-5 मीटर में जैसे आगे बढ़ेगा, फिर 5 मीटर तक हुआ, फिर अगले 5 मीटर में भी सेम चीज हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, किसी भी केस में क्या होगा, 3 मीटर से कम नहीं होगा, ये एडवांस बोर हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपका फ्लैंक होल का जो एक क्वेश्चन था, कितने डिग्री पे करते हैं, तो देखिए जो मेन उसमें कर रहे हैं 22.5 डिग्री और 45 डिग्री पे करते हैं। ठीक, और आपका 3 मीटर एडवांस बोर होल रहेगा फ्लैंक होल का। फ्लैंक होल का बेनिफिट क्या होगा, अब जरूरी थी ना, फ्लैंक होल का बेनिफिट बता रहा हूँ। आपको जरूरी नहीं है कि पानी ये सामने से ही आएगा। ठीक है, पानी आपके ऊपर से भी आ सकता है। वो ऊपर के सीम में पानी है, तो ऊपर से भी पानी आ सकता है। ओके, नीचे से भी पानी आ सकता है, लोअर सी में पानी है तो फ्लैंक होल का फायदा यही होता है कि आपका सामने से तो पानी को ये एडवांस बोर होल बता ही देगा, 3 मीटर जो चल रहा है। और जो फ्लैंक होल है उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, आपका ऊपर से भी पानी आता है, वो भी आपको फ्लैंक बोर होल से पता चल जाता है। ठीक है, डिस्टेंस हर 5 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये बोर होल बनाना है। और हमेशा कैसे करना है, 3 मीटर एडवांस रहे। ठीक है, पहले कोल कटिंग मशीन यूज होता था, इसलिए 3 मीटर एडवांस इसलिए बोला गया है, क्योंकि पहले कोल कटिंग मशीन यूज होता था। तो क्या होता था, 1.5 मीटर तो कोल कटिंग मशीन फेस के आगे काट देता था।
तो 1.5 मीटर से आगे भी 3 मीटर तक वो बोरहोल एडवांस रहेगा, मतलब 1.5 मीटर जो कोल कटिंग मशीन ने काटा उसके अलावा 3 मीटर आपका एडवांस बोर होगा। ठीक है, ये 4.5 मीटर वाला जो कंफ्यूजन था वो यही है कि कोल कटिंग मशीन पहले यूज होता था तो वो क्या करता था, फेस में, ये फेस में 1.5 मीटर तक कोल कटिंग मशीन काट दिया, तो 3 मीटर जो एडवांस रहेगा वो इससे भी आगे रहेगा, 3 मीटर जहां तक कोल कटिंग मशीन ने काटा है। हाँ, फ्लोर में भी फ्लैंक होल लगाएंगे बिल्कुल। ठीक है, साइड्स में, फ्लोर में और सामने में ये फ्लैंक होल रहेगा। फ्लैंक होल जो बोल रहा, बोलता रहा हर 5 मीटर में, अच्छा कितने नंबर ऑफ फ्लैंक होल कितने होंगे, ये कहीं कुछ ऐसा क्लियर तो नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ फ्लैंक होल कितने होंगे, सफिशियंट नंबर लिखा है। ठीक है, सफिशियंट नंबर ऑफ फ्लैंक होल्स इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो 3 मीटर वाला है तो ये फेस के आगे कोल कटिंग मशीन 1.5 मीटर तो काट देता है, उसके बाद आपका 3 मीटर और एडवांस बोरहोल किया जाता है, जो कोल कटिंग मशीन पहले यूज होता था, आजकल यूज नहीं होता। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया, 4.5 मीटर इसके कारण होता है। ओके, होल तो आपका जो ड्रिल मशीन करते हैं यार, बोरिंग जो सॉरी ब्लास्टिंग के लिए जो बोर होल मशीन करते हैं उसी से करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, ये सारी चीजें हर 5 मीटर में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारी चीजें फ्लैंक होल, बोर होल, इस तरीके से clear। और ये 3 मीटर हमेशा मतलब लास्ट जहां तक कट है उससे आगे रहेगा कोल कटिंग मशीन। मान लीजिए आपका कटिंग मशीन कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कंटिन्यूअस मैनर से इतना काट दिए तो फिर आगे करके उसको 3 मीटर, मतलब जितना भी कटा, 1.5 मीटर मान लीजिए काटा आपने, आधा मीटर, तो आधा मीटर और करके 3 मीटर एडवांस बोर होल हमेशा मेंटेन रहेगा। 3 मीटर जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। मान लीजिए आपका कंटिन्यूअस मैनर चल रहा है, कंटिन्यूअस मैनर मान लीजिए आधा मीटर काटा, ठीक है, जैसे ही आधा मीटर काटा तो ये क्या हो गया, 3 मीटर से 2.5 मीटर हो गया, तो अपन फिर आधा मीटर बोरहोल और एडवांस कर देंगे, तो ये 3 मीटर वाला जो चीज है ना वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, अपना क्या था, सीएमआर नहीं मिल रहा था, सीएमआर सब हट कैसे गया यार। तीन मीटर बोर होल एवरी ब्लास्टिंग से पहले या फिर 5 मीटर इंटरवल गैप पर, क्या 3 मीटर हमेशा मेंटेन रहेगा, 5 मीटर इंटरवल के गैप पे आपको फ्लैंक होल भी डालने हैं। ठीक है, 5 मीटर इंटरवल जो बोल रहा है वो 5 मीटर इंटरवल पे आपको फ्लैंक होल बनाना है, और 3 मीटर तो आपका हमेशा मेंटेन रहेगा। क्लियर। हम्म, तो ये हो गया, अपन वेंटिलेशन चालू करते हैं। 3 लगाएंगे, चलिए वेंटिलेशन चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वेंटिलेशन, जो टाइम बचा उसको वेंटिलेशन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका रेगुलेशन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 10 यहाँ से चालू होगा। आज रात में मैं पूरी कोशिश करूंगा, आज रात में ही ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन आपको अपडेट कर दिया जाए, जैसे आपका चैप्टर 10 का क्वेश्चन दिया गया था। इनंडेशन का जो जांच करने वाला है वो यार कहीं न सर्कुलर में मिला ना कहीं मिला। ठीक है, ओके, तो इनंडेशन का जांच वाला सिर्फ सरफेस वाला है। ठीक है, हिंदी में नहीं मिला, क्या नहीं मिला हिंदी में, क्वेश्चन यार मैंने डाला था हिंदी में भी था यार। ठीक, ये सब हो गया। और जो जांच करते हैं वो सरफेस वाला ही सीएमआर में दिया है, और कहीं कुछ नहीं मिला, इसको सरफेस वाला ही करेंगे, है ना। एक सौ, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना जो रेगुलेशन नंबर, ये चैप्टर 12 भी हो जाए कुछ। नहीं नहीं, अच्छा सुनो, इस यूनिट का बना दी, हाँ हिंदी में इस यूनिट का पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन बना के अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, वेंटिलेशन वाला पोर्शन। तो वेंटिलेशन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेशन से क्वेश्चंस आते ही हैं। अब
एसईसीएल तो जो आपका दिया है उसमें अंडरग्राउंड मैक्सिमम माइंस अंडरग्राउंड में मिलेंगे, एसईसीएल के बहुत ज्यादा माइंस अंडरग्राउंड भी हैं, तो उसमें वेंटिलेशन ये सब चीजें अच्छे से पूछेगा। महानदी में भी आपका वेंटिलेशन अलग से दिया है, तो मैक्सिमम जो जो पढ़ेंगे वो तो विनोद सर कवर करेंगे ही। ठीक है, और बाकी अपन जो जो सीएमआर में आते जा रहा है उसको पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, ये रेगुलेशन नंबर भी आपको याद रखना है, 153 बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नंबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का रेगुलेशन नंबर क्या है। ओके, तो एक तो रेगुलेशन नंबर इसका इंपॉर्टेंट हो गया कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन टू टेक सच स्टेप एज नेसेसरी टू कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड इन ऑल पार्ट्स ऑफ माइन बिलो ग्राउंड विच आर नॉट सील्ड ऑफ। ये किसका जिम्मेदारी रहेगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर का। ऑनर एजेंट और मैनेजर का जिम्मेदारी रहेगा कि बिलो ग्राउंड माइंस में जो जगह सील्ड ऑफ नहीं है, जहां आना जाना है, वहां एडिक्वेट वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन किस किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो देखिए किस किस के लिए किया जाता है। स्मोक को क्लियर करने के लिए, ठीक है, स्टीम डस्ट जो भी उड़े उसको क्लियर करने के लिए, गैस को डाइल्यूट करने के लिए, जो कि इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब मीथेन मीथेन गैस है, तो उसको डाइल्यूट कर दे, हवा में उड़ा दे, सो एज टू रेंडम देम हार्मलेस, टू प्रोवाइड एयर कंटेनिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन। वेंटिलेशन किस लिए दिया जाता है? सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। ठीक है, एंड टू प्रिवेंट सच एक्सरसाइज राइज टू टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। मतलब माइंस में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बढ़ने नहीं देता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से क्या होता है? टेम्परेचर हम कम करते हैं, गर्मी ह्यूमिडिटी ये सब को वेंटिलेशन कम करता है, विच में बी हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी है कि एडिक्वेट वेंटिलेशन दे। एडिक्वेट वेंटिलेशन दे, वेंटिलेशन से जो जो है ये किस कारण वेंटिलेशन किया जाता है ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ये जिम्मेदारी होगा ऑनर एजेंट और मैनेजर का। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन, जो रेगुलेशन 1 में हमने पढ़ा, उसके लिए ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या क्या इंश्योर करेंगे ये देखिए। ये वाला, हाँ, ये वाला न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल वाला क्लास विनोद सर ने लिया है, तो विनोद सर ने ये वाला न्यूमेरिकल तो कराया ही होगा। ठीक है, तो इसको अपन ये न्यूमेरिकल देखो क्या था। एवरी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, हर वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, क्या एयर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन। ठीक है, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट और पर पर्सन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन आपका क्वेश्चन में दे देगा कि 500 लोग काम कर रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ एयर कितना होना चाहिए? तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द लार्जेस्ट शिफ्ट। ठीक है, लार्जेस्ट शिफ्ट भी याद रखना है। 3 शिफ्ट दे दिया, जो सबसे बड़ा शिफ्ट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो सर ने डिस्कस किया होगा। एंड नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर टन ऑफ डेली आउटपुट। डेली आउटपुट, ठीक है, 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, पर मिनट और पर टन, मतलब आपका प्रोडक्शन दे देगा, मान लीजिए 100 टन। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन दे दिया 100 टन, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, तो उसमें तो आपको इससे 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टी पर्सन दिया तो 500, अगर पर्सन दिया तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आउटपुट दे दिया कितना टन है, तो उसको 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। विच एवर इज लार्जर, अब ये दोनों में से जो बड़ा वैल्यू आएगा उतना क्वांटिटी ऑफ एयर उस वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में आपको देना है। ठीक है, passes along the last ventilation connection whichever is larger in the district, which means the innermost gallery in the district along which the air passes। मतलब गैलरी जो सबसे आखिरी गैलरी तक हवा जा रहा है वहां तक अपने को क्या करना है? ये इतना क्वांटिटी ऑफ एयर पास करना है। क्लियर? तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल विनोद सर ने कराया होगा, इसलिए अपन न्यूमेरिकल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस ये याद रखना है अपने को कि पर्सन से रिलेटेड रहा तो 6 क्यूबिक मीटर पर पर्सन, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और आउटपुट से रिलेटेड रहा तो 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और दोनों डाटा दे देता है। और ये जो विच एवर इज लार्जर लिखा है ना, यही खेल है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू आएगा उसको अपन क्वांटिटी ऑफ एयर उस वेंटिलेटेड डिस्ट्रिक्ट पे रखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, हर एक पॉइंट से इसमें क्वेश्चन बनता है। लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, मतलब जहां तक आपका हवा लास्ट में जा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है,
तो लास्ट में जहां तक हवा जा रहा है उसको लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है, एलवीसी क्या होता है, वही लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म में उसने पूछा। ठीक है, तो ये ए पॉइंट था। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, एट एवरी प्लेस इन द माइंड वेयर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एयर डज नॉट कंटेन लेस देन 19% ऑफ ऑक्सीजन। ये सबको पता रहता है कि ऑक्सीजन हमारा 19% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब गैस टेस्टिंग जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं। 19% से हमारा ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। ठीक है, 19% से कम ऑक्सीजन क्या बोल रहा है, 19% से कम नहीं होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर नॉक्सियस गैसेस इन क्वांटिटी, ठीक है, 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा अपना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, सब बैलेंस रहता है। तो 0.5% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, और 19% से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, 19% से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना। अब क्या बोला, इनफ्लेमेबल गैस, मान लीजिए मीथेन की ही बात होती है ज्यादातर। इनफ्लेमेबल गैस मतलब द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड 0.75% इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर। ये क्वेश्चन मैक्सिमम जगह आता है, एनसीएल में भी आया था, तो ये तो सबको पता ही है कि इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जनरल बॉडी रिटर्न एयर में, रिटर्न तरफ कितना होना चाहिए, 0.75%। ठीक है, ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, एंड 1.25% इन एनी प्लेस ऑफ द माइन। माइंस में कहीं भी चेक करेंगे तो 1.25% से ज्यादा होगा तो हमको दिक्कत है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयर में 0.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और माइंस के किसी भी पार्ट में 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एवरग्रीन चीजें हैं। डी पॉइंट क्या बोल रहा है, द वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सब वेंटिलेशन में डीप में आप पढ़ेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, एंड वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जहां वेट टेम्परेचर 33 वेट बल्ब टेम्परेचर, देखिए सीएमआर में साफ साफ लिखा है कि 33.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 30.5 से ज्यादा हुआ तो हम प्रिकॉशन लेना चालू कर देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा तो काम नहीं चलेगा, 33.5 डिग्री से ज्यादा काम नहीं चलेगा, लेकिन 30.5 डिग्री से जैसे ही ज्यादा बढ़ता है, एक्सीड होता है, तो हम प्रिकॉशन लेना लगेंगे। क्या अरेंजमेंट करेंगे कि वो वेंटिले जहाँ ये चीज आया है कि 30.5 डिग्री से ज्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, द सेम विथ अ करंट ऑफ एयर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उस जगह पर हम हवा भेजेंगे जिसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से है कि एक तो 33.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 33.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि 30.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ता है तो उस जगह पे अपन वेलोसिटी एयर जो भेजेंगे उसका स्पीड जो होगा नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड में भेजेंगे। Okay. For ensuring compliance with the provisions of clause B, C, and D of this sub-regulation, air samples and temperature reading shall be taken at least one in every 30 days. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन 19% से कम तो नहीं है, 0.5% से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है, मीथेन है कि नहीं इतना, 0.75 से ज्यादा तो नहीं हो गया। उसके लिए हम हर 30 दिन में क्या करेंगे, इसका सैंपल लेंगे, एयर का सैंपल। हम पहले जो पढ़े थे उसमें क्या, डस्ट का सैंपल लेते थे, उसमें रेस्पिरेबल डस्ट देखते थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एयर का सैंपल ले रहे हैं, हवा का सैंपल ले रहे हैं, हर 30 दिन में लेंगे, ताकि ताकि हम उसका ये सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ा वो सारी चीजें पता चल सके कि सब ठीक है कि नहीं। मैं एक जगह 12 पढ़ा हूँ और विनोद सर 9 बताए थे। क्या सर टोटल गैस माइंस में 9 होती है या 12? हाँ, ये तो देखना पड़ेगा यार, इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, विनोद सर 9 बताए हैं। व्हाट्सएप पे भेजना जहां तुम 12 देखे हो, अगर कुछ है तो। और विनोद सर बहुत दिन से वेंटिलेशन ले रहे हैं, 9 बताए हैं, तो कुछ डाटा उनके पास होगा तभी बताए हैं। ठीक, चलो, क्लियर है। हर 30 दिन में अपन एयर सैंपल लेंगे ये सब जांच करने के लिए
Provide that at any mine or part where special condition exists, the chief inspector may by underwriting association approve a ventilation scheme in variance with the aforesaid. अब जहाँ स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट रहेगा, जहाँ स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट रहेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर दे सकता है कि चलिए ये जो आपने ऊपर पढ़ा उसके अलावा कुछ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए माइनस में 9 होती है और 3 हम सरफेस से भेजते हैं वेंटिलेशन के थ्रू। तीसरा पॉइंट है, इन एवरी माइन वेंटिलेशन एडिशनल सर्विस शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सुटेबल मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेशन किसके द्वारा किया जाएगा? एक सुटेबल मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में से किया जाएगा वेंटिलेशन। ऐसी मतलब कहीं अपन मैकेनिकल मैकेनिकल वेंटिलेटर की मदद से अपन वेंटिलेशन को मेंटेन करेंगे। इफ विथ रिस्पेक्ट टू If, with respect to any minor part thereof, the regional inspector is of the opinion that the ventilation is not adequate, यदि रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि जो माइन से वेंटिलेशन किया जा रहा है वो एडिक्वेट नहीं है, he may by underwriting require the installation and maintenance of such mechanical ventilator as is capable of producing adequate ventilation in the mine or part। ठीक है, अगर वो रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है, माइंस में इंस्पेक्शन किया उसने, उसको लगा कि ये वेंटिलेशन एडिक्वेट नहीं है, तो भैया बोलेगा कि आप मैकेनिकल वेंटिलेटर को इंस्टॉल करो और मेंटेनेंस करो। ठीक है, एडिक्वेट वेंटिलेशन के लिए। चलिए अब रेगुलेशन नंबर 154 देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको रटाया ही होगा, ये क्योंकि इजी डाटा है और सबने सीएमआर पढ़ ही रखा होगा, तो इसमें ठीक है। अब देखो रेगुलेशन नंबर 154, जहां मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ओनली मैकेनिकल वेंटिलेटर होगा तो उसमें बूस्टर फैन, ऑक्सिलरी फैन ये सब आ जाता है। लेकिन ये जब मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोल देता है ना, तो इसका मतलब जो आपका एक वेंटिलेटर जो सरफेस में लगा है, ठीक है, जो मेन वेंटिलेटर है जो सरफेस में लगा है, जो हवा को खींच रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओनली मैकेनिकल वेंटिलेटर बोल रहा है तो उसमें सब आ जाता है, ऑक्सिलरी फैन भी आ जाता है, सॉरी, ऑक्सिलरी फैन भी आ जाता है, बूस्टर फैन भी आ जाता है यदि मैकेनिकल वेंटिलेटर की बात कर रहा है। लेकिन मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की बात कर रहा है, मतलब वो जो सरफेस में लगा है, बड़ा सा फैन एग्जॉस्ट कर रहा है, जो उसकी बात है। तो एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन अ माइन shall be capable of producing adequate ventilation in the mine or part thereof and shall be installed on the surface at a distance of not less than 10 meters from the opening of the shaft or incline at the any point। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए भी हम एक इंक्लाइन और शाफ्ट रखते हैं, आने जाने के लिए तो इंक्लाइन और शाफ्ट रहता ही है, वेंटिलेशन के लिए भी आप इंक्लाइन और शाफ्ट खोलते हैं। तो उस केस में क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये शाफ्ट है, तो आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कहाँ लगेगा, ये 10 मीटर से डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पास आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगेगा। फिर ये इस तरीके से माइंस में हवा इस तरीके से खींचेगा। ठीक है, तो इंक्लाइन हो या शाफ्ट हो, उससे क्या बोल रहा है, 10 मीटर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ शाफ्ट से डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो ओपनिंग से 10 मीटर की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब अंडरग्राउंड ट्रेनिंग भी करते हैं तो यहाँ मैक्सिमम लोग नहीं जा पाते हैं जहाँ आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा हुआ है। Provided the positions of the subdivision so far as they require the installation of the main mechanical ventilator at a distance of not less than 10 मीटर from the। अब देखो 24 अक्टूबर 1957 से पहले यदि माइंस खुला है तो ये 10 मीटर वाला जो हमने बोला है वो क्या बोल रहा है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, 1957 में आपका सीएमआर आया था, उससे पहले जो चल रहा था तो वो लग गया है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 1957 24 अक्टूबर 1957 से पहले यदि लगा हुआ है तो आपका उससे लेस भी चलेगा। ठीक है, ओपनिंग पर मैटर करता है, क्या दूर के कारण नहीं जा पाते। हाँ, उधर जाने भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इंक्लाइन हो या शाफ्ट हो, आपको 10 मीटर दूरी से कम नहीं होना चाहिए, और 24 अक्टूबर 1957 से पहले माइंस खुला है तो वो 10 मीटर से कम भी हो सकता है। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर ड्राइविंग द मैकेनिकल वेंटिलेटर,
ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा या डीजल से चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही ज़्यादा यूज़ होता है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी शैल बी सप्लाइड टू द ड्राइव मोटर ऑफ द वेंटिलेटर थ्रू अ सेपरेट सर्किट फ्रॉम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ द माइन। मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ द माइन मतलब जहाँ ट्रांसफार्मर माइंस का मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहां से सेपरेट कनेक्शन देंगे मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए, क्योंकि हम ये इंश्योर रखेंगे कि किसी भी कारणवश आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद ना हो जाए। ठीक है। तो इंक्लाइन पे इसीलिए तो 10 मीटर बोल रहा है ना। अब आपका ये थोड़ी ना है कि आपका ये शाफ्ट है तो आप यहीं पास वेंटिलेटर लगा दिए, नहीं। आपका क्या बोल रहा है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट से सरफेस में 10 मीटर का थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, 10 मीटर के बाद यहाँ पास आप एक मैकेनिकल वेंटिलेटर इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये आपका ऊपर से इस तरीके से पैक रहेगा, तो आपका हवा इधर से बाहर निकलेगा। आपका यहीं पास थोड़ी ना मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा देंगे। ठीक है। ऐसा क्या, 1 मिनट भाई लोग, 1 मिनट 1 मिनट, फैन हो। अगर शाफ्ट ओपनिंग है तो फैन भी शाफ्ट पे लगेगा, अगर इंक्लाइन है तो इंक्लाइन पे। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कंफ्यूजन में मत रहोगे कि इंक्लाइन में इंक्लाइन पे ही लगता है। बहुत जगह क्या होता है, इंक्लाइन से आने जाने का रास्ता तो रहता है, लेकिन शाफ्ट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाता है, तो अपन शाफ्ट से भी वो वेंटिलेशन कर सकते हैं जो आप पूछ रहे हो ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंक्लाइन माइंस है तो इंक्लाइन से ही आपका वेंटिलेशन होगा। शाफ्ट भी कहीं कहीं आपके लिए वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए शाफ्ट का भी यूज किया जाता है। ठीक है। 10 मीटर के अंदर लगाना होता है या 10 मीटर दूर? 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। 10 मीटर के बाद आप 11 12 13 में कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सर जी, माइंस में जनरली कौन सा फैन यूज? देखो, फैन कौन सा यूज होता है जनरली, रिवर एग्जॉस्ट फैन ही करते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है, वो फोर्सिंग भी कर सकता है। ठीक है। तो माइंस में जनरली कौन सा यूज होता है, एग्जॉस्ट फैन ही यूज होता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है, जो अभी सीएमआर में आगे भी आएगा, उससे हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वो सेंट्रीफ्यूगल वाला पूछ रहे हैं, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फैन यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हम्म ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा तो देखो, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट एक अलग से सप्लाई, सेपरेट सर्किट यूज करेंगे। ये नहीं कि माइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसी से कनेक्शन देके हम वेंटिलेटर को दे दे कि फॉल्ट आए तो वेंटिलेटर भी रुक जाए। वेंटिलेटर के लिए एक अलग से सप्लाई दिया जाएगा। बिल्कुल। In every below ground working, two different sources of power to the mechanical ventilator shall be provided। अब देखो, दो अलग अलग सोर्सेस हमको वो इलेक्ट्रिसिटी उसको पहुंचाना है वेंटिलेटर को, कि एक सोर्स अगर खराब भी हुआ तो तुरंत अपन दूसरे सोर्स से चालू कर देंगे कि एग्जॉस्ट वेंटिलेशन रुका, मतलब माइंस में पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अपना जो वेंटिलेशन है उसको एकदम प्रॉपर कंटिन्यू चलते ही रहना है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर क्या बोल रहा है, अलग अलग सोर्स से आपको पावर भी देना है। चौथा पॉइंट क्या बोला, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एट एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर अ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या रजिस्टर करेगा, प्रेशर। प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है वो रिकॉर्ड करेगा, तो एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा मेंटेन रहेगा किसमें, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में। देयर शैल बी प्रोवाइडेड मेंटेन्ड एट एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रेशर जो डेवलप हो रहा है उसको कंटिन्यू वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करते रहेगा कि प्रेशर सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Every main mechanical ventilator shall be so designed, installed and maintained that the current of air can be reversed when necessary। बस यही चीज जो आप पूछ रहे थे ना, एग्जॉस्ट होता है कि फोर्सिंग होता है, तो एग्जॉस्ट मेन होता है, लेकिन वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको जरूरत पड़ने पर रिवर्स भी किया जा सके। ठीक। एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर shall be so designed, installed and maintained that the current of air can be reversed when necessary। इसका फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपका आग लग गया इनटेक में ही, आपका आग लग गया इनटेक, ये आपका इनटेक है जहां से लोग आना जाना कर रहे हैं, और पास में यहीं पास आग लग गया।
अब एग्जॉस्ट रहेगा तो क्या करेगा, ये आग का धुआं पूरे खदान में खींच के बाहर निकालेगा। और इसको रिवर्स कर देंगे अपन, तो फोर्सिंग फैन करके फोर्सिंग करेगा, मतलब हवा का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, धुआं इधर जो पास में है इनटेक वहां से निकल जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं कि वेंटिलेशन आपका एग्जॉस्ट रहे, लेकिन उसको बीच में अच्छा, ये सब आगे आएगा यार, थर्ड डिग्री में जो आप बोल रहे हो क्या क्या अरेंजमेंट है जो थर्ड डिग्री में करते हैं, ये सब आएगा। इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या जो प्रेशर को नापते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हो क्या? एक्सेल फ्लो फैन रिवर्सिबल होता है कि नहीं? रिवर्स वाला कंसेप्ट फिर से सच, बिल्कुल। देखो रिवर्सिबल मतलब हम जो भी एग्जॉस्ट तो आप लोग घर में जानते ही हैं कि हवा खींचता है, ठीक। और हम खदान में भी नॉर्मली क्या लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन ही लगाते हैं। ये आपका माइंड है, ये आप, ओहो, ये आपका माइंस है, ठीक, इतना बड़ा माइंस है पूरा ये। और फिर लास्ट में ये एग्जॉस्ट यहाँ हो गया, ठीक, ये आपका मान लीजिए एग्जॉस्ट फैन हो गया, यहाँ से आपका हवा बाहर निकल रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या हो गया एग्जॉस्ट में, ऐसा। तो मान लीजिए आग आपका यहाँ लग गया, ठीक है, आग आपका यहाँ लग गया, तो एग्जॉस्ट में क्या होगा, ये पूरा धुआं को खींच के पूरे माइंस में फैलाते हुए बाहर निकालेगा। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, फोर्सिंग फैन। मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो उल्टा हो जाएगा, फोर्सिंग फैन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका उल्टा हो जाएगा। तो हवा इस डायरेक्शन में बहने लगेगा, इस डायरेक्शन में बहने लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये हवा को धुआं से इधर इधर नहीं आने देगा, माइंस के अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। इसलिए इसको रिवर्सिबल अपन रखते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं, ऐसा वेंटिलेटर लगाते हैं जो कि रिवर्सिबल हो। ओके। वाटर गॉज से प्रेशर नापते हैं, ठीक है। Sorry. At every shaft and can only used for lowering or raising of person's material, पर मैकेनिकल इंस्टॉल देयर शैल बी प्रोवाइडेड प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड एयर लॉक, ठीक है। शाफ्ट में ऊपर में अपन एयर लॉक रखते हैं। रेगुलेशन 155 देखो क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर बिलो ग्राउंड। अब क्या बोल रहा है, मैकेनिकल वेंटिलेटर, अब यहाँ आया ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन की बात हो रही है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड में जो हम वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करते हैं उसके बारे में बोल रहा है। देखो, इन एवरी फायरी सीम और गैसी सीम ऑफ द सेकंड और थर्ड डिग्री द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू द इंस्टॉलेशन बिलो ग्राउंड बूस्टर फैन। मतलब जो फायरी सीम है जहां आग लगते रहता है, या गैसी सीम है, वहां वेंटिलेशन रिस्ट्रिक्शन बोल रहा है, ठीक। एक ये रेगुलेशन में ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक। रिस्ट्रिक्शन मतलब उसको रोक रहा है, मैकेनिकल वेंटिलेटर कहाँ कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। तो जब हम फायरी सीम और थर्ड डिग्री सीम, सेकंड और थर्ड डिग्री सीम है या फायरी सीम है, तो वहाँ बूस्टर फैन यदि हम लगाएंगे तो वहाँ क्या क्या करेंगे। नो बूस्टर फैन shall be installed below ground in the mine unless the manager is satisfied as a result of a survey of ventilation of every part of the mine to the affected that such installation is necessary or expedient for the proper ventilation of the mine and that it should be installed, ठीक है। अगर मैनेजर पहले ये सेटिस्फाइड हो जाए कि ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बूस्टर फैन लगाया जाएगा। चलो ये तो कुछ खास नहीं था। दूसरा पॉइंट ये है कि 7 डेज नोटिस देना है रीजनल इंस्पेक्टर को। प्रायर नोटिस ऑफ एवरी सच इंस्टॉलेशन टुगेदर विद पर्टिकुलर ऑफ द सर्वे अफॉर्सेड शैल बी सेंट टू द रीजनल इंस्पेक्टर। मतलब जब भी हम बूस्टर फैन लगा रहे हैं सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फायरी सीम में, ये किसके केस में रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, देखो रिस्ट्रिक्शन किसके केस में हो रहा है, फायरी सीम में, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में। एक मिनट सर, एयर लॉक समझाइए, एयर लॉक। एक मिनट एयर लॉक ना, एयर लॉक क्या होता है, देखो जहां इनटेक और रिटर्न इनटेक और रिटर्न जहां वो मान लीजिए यहाँ आपका इनटेक जा रहा है और यहाँ आपका रिटर्न जा रहा है, ठीक है।
तो उस केस में जब आपको जाना रहता है, अच्छा ये तो डोर हो जाएगा यार। एक मैग से कितने बूस्टर फैन लगाया जा सकता है सर? वो तो यार कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो है, जो एयर लॉक बोल रहे हो, ये शाफ्ट के केस में बोला था, ठीक है। एट एवरी शाफ्ट और इंक्लाइन ordinarily used for lowering or raising of persons or material, where a mechanical ventilator is installed, there shall be provided properly constructed lock। अच्छा हाँ, एयर लॉक क्या होता है? एक डोर जैसा होता है, 3 डोर लगा देते हैं मिनिमम। उसमें क्या होगा, ये डोर है मान लीजिए कि इधर मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा है, इधर हवा खींच रहा है, तो अपन को इस साइड से इस साइड जाना है, तो अपन क्या करेंगे, ये डोर खोज के यहाँ बीच में आ गए। ठीक, ये बीच में आ गए और फिर ये डोर बंद कर दिए, तो हवा आपका यहाँ यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, उस उधर नहीं जाएगा। फिर क्या करें, ये डोर खोल के यहाँ पास आ गए, ठीक। फिर ये डोर बंद किए और फिर ये डोर खोलकर बाहर निकल गए, तो ये क्या, इनटेक और रिटर्न आपका वो नहीं होगा, इंटर और रिटर्न मिलेगा नहीं, ठीक। इनटेक और रिटर्न मिलेगा नहीं, तो इस तरह का 3 डोर का आपका एक असेंबली रहता है, ताकि आप इधर से उधर जाएंगे तो हवा आपका लीक नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से एयरलॉक बनाया जाता है, ताकि हवा इधर इनटेक और रिटर्न वाले हवा मिले नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 दिन वाला हो गया। 7 दिन पहले अपन को नोटिस देना है बूस्टर फैन लगाने से पहले। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन इट इज क्लैरिफाइड दैट द shifting of a booster fan from one place to another shall be deemed to be an installation of a booster fan। for this purpose फॉर दिस पर्पस इट इज कैफर द शिफ्टिंग, मतलब जो हम बूस्टर फैन को एक जगह से दूसरे जगह यदि शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको भी अपन क्या मान के चलेंगे, बूस्टर फैन का इंस्टॉलेशन। ओके। द रीजनल इंस्पेक्टर में एट एनी टाइम बाय एनालिटिक रिक्वायर द यूज ऑफ एनी बूस्टर फैन इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड इन द माइन टू बी डिसकंटिन्यूड। रीजनल इंस्पेक्टर कभी भी समय में अब क्या करेगा, राइटिंग में ऑर्डर देगा कि बूस्टर फैन रिक्वायर द यूज ऑफ बूस्टर फैन डिसकंटिन्यू, मतलब अगर हम बूस्टर फैन को माइंस के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको डिसकंटिन्यू कर देगा रीजनल इंस्पेक्टर कभी भी। सर ऐसे 3 डोर तो शॉर्ट सर्किट ना हो करके लगाते हैं। 1 मिनट, ऑक्सीजन फैन में एयर लॉक, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है यही है यार, एयर लॉक। हाँ, चलो कोई बात नहीं, एयर लॉक को अपन नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ और जो मैंने बताया उससे अलावा कुछ और मिलता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके। आपका क्लास है 8 बजे से सिद्धू सर का, तो उसको कर लीजिए। और वेंटिलेशन वाला पोर्शन कोई बात नहीं। गूगल, गूगल सर्च छोड़ो यार, गूगल में तो यार माइनिंग का ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं जल्दी। चलिए, एयर लॉक में कंफ्यूजन है तो वेंटिलेशन डोर है। ले भाई, गूगल सर्च ही करते हैं, 2 मिनट टाइम। मिलता भी नहीं है यार। वैसे ही कुछ तो है यार जो मैंने बताया, देखो डोर जैसा ही है। जेएस, जेएमएस का फुल फॉर्म जॉ माइनिंग वाला है क्या, जेएमएस? ऑक्सिलरी में नोटिस देंगे। अच्छा, 1 मिनट भाई लोग यार। ये देखो जो बताया मैंने, ठीक है। ये बंदा यहाँ खड़ा है, अंदर घुसा, फिर गेट बंद किया, फिर बाहर निकल गया। चलो ठीक है, इसको और अच्छे से अपन देख लेते हैं, है ना। हटाओ,
जो भी है अपन नेक्स्ट क्लास में इसको चालू करते हैं, एयरलॉक से ही चालू करेंगे। जो मटेरियल दोनों का वाइंडिंग हो रहा हो और नॉन वाइंडिंग मैकेनिकल वेंटर उसी में इंस्टॉल्ड हो तो वहाँ एयरलॉक बनाया जाए। चलो आप लोगों का 8 बजे भी क्लास है, 9 बजे भी क्लास है, तो आप लोग एयरलॉक से अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो आप बोल रहे हो शाफ्ट वाला, वहां से देख लेते हैं अपन, है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।